हाँ भाई, क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप लोग? सब लोग खैरियत से, ठीक ठाक हैं? अच्छा भाई, सब लोग ठीक ठाक। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसे ही है। अभी कौन कौन से पेपर निकल गए आप लोग के? कहाँ अभी किसके अटैम्प्ट बनी है? 1 2 3 1 to 4। और अब स्ट्रैटेजी क्या होगी? 3 फाइनल हो गया, 3 दे रहा है। लेकिन 3 में कॉस्टिंग तो नहीं होगा ना। अब वो आपको 5 में ही देना है। 3 में वो डाटा एनालिसिस जो आ गया है वो आपको अब देना होगा। अब उसके साथ डाटा एनालिसिस शुरू करेंगे मेरा ख्याल है आप लोग। 5 लेंगे और 6 में क्या आ रहा है हमारा? तो वो किधर गया? वो 7 हो गया, इनसाइट्स वाला 7 हो गया। हाँ से अच्छा, 6 हो गया FR2 और 8 तो अपना ऑडिट है। ऑडिट का तो नंबर वही रहा। कॉस्टिंग को इन्होंने ना फुटबॉल बनाया हुआ है। पहले 8, फिर 3, फिर 5। खैर, बहरहाल मैं अपना इंट्रोडक्शन क्या दूँ, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ज़ाहिर है मैं ICMA का मेंबर हूँ और KNS में तकरीबन आप समझो मैं 2014 या 15 से पढ़ा रहा हूँ। जब CAF 8 लॉन्च हुआ था तो मैं आया था, और वहाँ से लेके CAF 8 तक, फिर उसके बाद CAF 3। बीच में कुछ अरसे के लिए मेरी कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स थी, 1 आध साल मैंने ब्रेक लिया, फिर दोबारा से आया, और फिर उसके बाद जो है आपका अब CAF 5 का आज पहला बैच है। तो इत्तेफाक है वो भी मुझसे ही शुरू हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं जो है तकरीबन ICMA के सारे कैंपस में पढ़ाता हूँ, सेम सब्जेक्ट। ICMA का जो सब्जेक्ट है, ICMA में 3 हिस्सों में बांटा हुआ है उन्होंने कॉस्टिंग को। एक को वो कहते हैं फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इनिशियल लेवल पे, फिर एक होता है आपका एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग नेक्स्ट लेवल पे, और फिर फाइनल लेवल पे होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं SMA। वो वहाँ मैं तीनों ही देखता हूँ। समझ आ गई बात? तो मेरा काम सिर्फ एक ही है, दैट इज़ कॉस्टिंग पढ़ाना, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सही है भाई? ये है। अब हमने इस सब्जेक्ट में मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टाइटल बदला है बट सिलेबस नहीं बदला। यानी सबसे मुश्किल पेपर मुझे जो लगता था, यानी मज़ा आता था, टफ था, वो था CAF 8। रीज़न, उसमें जो 2 टॉपिक थे जो अब हट गए वो बड़े ज़बरदस्त थे। यानी मैं CA ICMA के फाइनल को भी पढ़ाता हूँ ना, तो मैं उनसे कहता हूँ कि यार ये जो टॉपिक ICAP कवर करता है ना, इस पे जो सवाल बनाता है कोई किसी को मैंने बनाते नहीं देखा। एंड दैट वाज बजटिंग और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। क्लास मज़ा आ जाता था। वो दोनों हट गए। फिर 2-3 थ्योरेटिकल अजीब से टॉपिक थे जो अब इधर उधर चले गए। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये चीज़ें थोड़े से पकाती थी, ये इन्होंने हटा के ज़हनी सुकून है। बजटिंग को होना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन वो उन्होंने वहाँ कवर कर लिया CAF 7 में। बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल जो आपका इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है वो वहाँ कवर हो चुका है। ठीक है, तो सिलेबस तो कोई ऐसा सच मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। वो तकरीबन वही है जो आपका पहले था, दैट वाज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नाउ इट इज़ ओनली मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो पहली बात तो ये है, होपफुली CAF 3 से CAF 5 में लाएं। वो वजह बताऊं क्या है? अगर आपको पता हो, CAF 3 में ये पेपर था बट कोई इसको पढ़ता नहीं था लेवल E में। तमाम इदारों को मैंने देखा है, जहाँ जहाँ मैं थोड़ी बहुत नॉलेज रखता हूँ, उन्होंने बनाया था 1 to 4 का कॉम्बिनेशन, बेस्ट कॉम्बिनेशन। अगर किसी अटेम्प्ट में कोई बच्चा 4 पेपर दे रहा है तो उससे कहते थे कॉस्टिंग पढ़ ले, क्योंकि इनिशियली कॉस्ट से स्टार्ट करना सबको पता है इसकी हालत बुरी हो जाएगी। तो क्यों कर रहा है, क्यों रिस्क ले रहा है? पहले 1 कर, 2 कर, 4 कर, नेक्स्ट अटेम्प्ट में 3 कर ले और 1-2 और कर ले, उसके बाद MFA पढ़ ले। जो पहले MFA था अब ज़रा चेंज हो गया है। ये स्ट्रेटेजी काम कर रही थी। मुझसे अगर पूछें, इन्होंने इसलिए चेंज नहीं किया कि इनका प्लान है इसको ऊपर लेके जाने का, ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है ना? लेकिन ये कितना ऊपर लेके जाएंगे? CAF 8 के लेवल पे यही करेंगे ना भाई, CAF 8 के लेवल पे ले जाएंगे। अब ये कहेंगे जो 8 था, 8 और 5 के लेवल में कोई फ़र्क नहीं रखा था इन्होंने। जिन लोगों को भी आपने थोड़ा बहुत ही पुराने स्टूडेंट मिले तो, या कोई और मिले, या मैं आपको बता रहा हूँ, तो CAF
8 से जब कैफ 3 में आया तो हमें लगा कि यार ये हल्का हल्का खेलेंगे, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ एक फ़र्क पड़ा क्योंकि 4 टॉपिक हटे बड़े, ख़ास तौर पे 2 तो बहुत बड़े टॉपिक थे। मिल मिला के उसे 30 नंबर का सवाल तकरीबन हर साल आता था, यानी 10 अटेम्प्ट हुई होंगी तो एक सवाल अगर ना आया हो एक दफ़ा तो हैरत हुई, ओहो आज सवाल नहीं दिया इस दफ़ा, या थोड़ा हल्का आ गया। वरना 25-30 नंबर का सवाल उस 2 सवाल चैप्टर से आता था, मतलब ठीक ठाक उससे आता था। वो इन्होंने हटाया तो फिर इन्होंने क्या किया, कैफ 8 में ये बेसिक्स पे सवाल ही नहीं देते थे। लेबर कॉस्टिंग सिलेबस में ही नहीं था जो बेसिक्स है। मैंने एक दफ़ा एग्जामिनेशन में मीटिंग हुई, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने लेबर कॉस्टिंग सिलेबस में नहीं रखा, क्योंकि 3 मेन इंग्रेडिएंट है कॉस्टिंग के, उसमें लेबर कॉस्टिंग किधर है? कह रहे सर वो तो बच्चा पढ़ ही लेता है और एक सवाल आज तक नहीं आया क्योंकि सिलेबस में नहीं है और वो बड़ी बेसिक्स है। फिर उसके बाद जब कैफ 3 आया तो उसको सिलेबस में डाला गया। जो बेसिक चीज़ें होती थी ना उस पर कोई सवाल ही नहीं बनता था जो कि बनना चाहिए था। कुछ पार्ट तो आप दो ना, 8-8 नंबर के 2 सवाल दो ताकि स्टूडेंट उसको सीरियस तो ले, और कभी 3-4 सेमेस्टर में एक दफ़ा पेपर आ गया तो आ गया, क्योंकि वो इतना बिजी रहते थे बड़े टॉपिक में, उधर नहीं जाते। कैफ 3 के आने से फ़ायदा ये हुआ कि इन्होंने जो है थोड़ा फोकस करना शुरू कर दिया, किसके ऊपर, थोड़े बेसिक्स के ऊपर, और अच्छे सवाल आए, काफ़ी दफ़ा आए, रिपीटेडली आए। अभी मैं दिखाऊँगा इंशाल्लाह ये किस तरह से आता है। लिहाजा ये कहना कि ये थोड़ी परसेप्शन फैलाई जाती है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यार कैफ 8 कैफ 3 में मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आता। कैफ 8 में बेसिक जो चैप्टर हुआ करते थे वो बिल्कुल ही उसको इग्नोर किया हुआ होता था। कैफ 3 में आने के बाद उसमें हर सेमेस्टर में 1 सवाल 2 सवाल 1 सवाल 2 सवाल, तो बच्चे ने उसको सीरियस लेना शुरू कर दिया। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कैफ 3 एंड कैफ 8। सिलेबस सेम रखा है, इवन टेस्टिंग लेवल प्रोफिशिएंसी लेवल वो भी सेम रखा है, तो फिर क्यों डरना। लेकिन हमारा क्या प्लान है, मेरा क्या प्लान है, जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें किस चीज़ को देखेंगे, कैफ 3 कैफ 8 मिनिमम ये कवर होना चाहिए, दोनों कवर होने चाहिए। जो चैप्टर पढ़ा है उसके कैफ 3 के सवालात, कैफ 8 के सवालात, ये दोनों आपके पास हैंडआउट की फॉर्म में अवेलेबल होंगे। समझ आ गई बात? कुछ मैं कराऊंगा, कुछ क्लास में मैं करा लूँ, कुछ आपसे करवाऊँ, कुछ घर पे कर लो। इस तरह से अगर आप ये 2 चीज़ें कवर कर लो। अब इससे पीछे जाते हैं तो आपको पता है मॉड्यूल डी हुआ करता था एक ज़माना, यूज्ड टू बी मॉड्यूल डी। पागलपन है, क्योंकि मॉड्यूल डी तो थोड़ा सा ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल अब आई कैप उस साइड पे जाता ही नहीं है, उस तरह के सवाल का ज़्यादा सोचता ही नहीं है। इक्का दुक्का सवाल अगर कभी हुआ तो रेफ़र कर देता हूँ, यार ये पुराना पड़ा बड़ा प्यारा सवाल है, ये मिजाज के मुताबिक है, जो आज के दौर में सवालात बनते हैं उस टाइप का ये सवाल है। इज़ दैट क्लियर? ये वाली चीज़ है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी होगी कि हम पूरी कोशिश करें जो भी चैप्टर पढ़े उसमें कैफ 3, ज़ाहिर है हमारे पास कैफ 3 अवेलेबल है, और कैफ 8 जब हुआ करता था, यूज्ड टू बी कैफ 8। इन दोनों की जितने भी पेपर है कोशिश करो बेंचमार्क बनाओ, सारे करो। समझ आई बात? अब हम थोड़ा सा सिलेबस पे पहले बात कर लें। अब जैसे ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको, ये आपका पहला जो चैप्टर है ये बेसिक्स है। इज़ दैट क्लियर? बिल्कुल ए पार्ट आपका जो है ये आपका बिल्कुल बेसिक्स है, जिसको हम कह रहे हैं क्या, ये वाला, एम राइट? तो ये आपका बेसिक्स है। अब इस बेसिक्स के अंदर क्या क्या वो कवर कर रहा है आपके सामने। अब इसकी डिटेल में हम जब जाएंगे मैं बताऊंगा क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरह से इसको लेके चलना है। इसमें आपको मटेरियल की प्लानिंग है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्या होता है इसके बारे में बात कर रहा है, फिर OAR कैसे निकलता है, लेबर कॉस्टिंग ये बता रहा था मैं आपको। लेबर कॉस्टिंग पहले सिलेबस में ही नहीं था, नज़र आ रहा है आपको? पार्ट डी, ये ए का डी पार्ट नजर आया बेटा? Yes. ये जो लेबर कॉस्टिंग है, इधर प्लीज, लेबर कॉस्टिंग इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो हर चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है। और उस पर क्या सवाल ये बनाते हैं, आप लेबर कॉस्टिंग को, लेबर को नहीं समझ रहे तो आप कॉस्टिंग को क्या खाक समझेंगे? तो उसको पहले बेस तो बनने दो। चैप्टर देंगे, मैं बेस बनाऊंगा, फिर मैं उसको यूज़ करूंगा। आप उसे सिलेबस से हटा देंगे
टीचर पढ़ाएगा नहीं और एक्सपेक्ट करेगा, ये सारे मसले आते हैं। आपको क्या लगता है कॉस्टिंग में लोगों को मसले क्यों आते हैं, बताओ? ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे, मेन वजह क्या है? ट्राई करो। ज़्यादा सिलेबस नहीं यार, मुश्किल है। मुश्किल भी नहीं है, मुश्किल और आसान की कोई डेफिनेशन ही नहीं है मेरे नज़दीक। बताऊं क्यों? देखिए बात सुने, बताता हूँ क्या। 2 रीज़न है, और से सुनेंगे इधर, जो हमारे यहाँ कराची में ख़ासतौर पर बहुत चल रहा है। मैंने और लोगों को भी देखा है, इस्लामाबाद इधर उधर, यहाँ नहीं है, वहाँ इतना इशू नहीं है, यहाँ हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा है। 2 चीज़ें मिनिमम आप जहन में रखो। नंबर 1, ये आपको ज़ीरो से हीरो बनाना चाहते हैं एक पेपर में। थोड़ा सा इस हिसाब से अगर आप देखें तो सिलेबस ज़्यादा नहीं है, अल्लाह का शुक्र ऑन टाइम होगा, कम से कम 1 महीना पहले ख़त्म होगा, अल्लाह ने चाहा हो जाएगा। इसका मतलब है जब सारे सिलेबस ख़त्म हो रहे हैं तो ये सिलेबस भी अगर ऑन टाइम ख़त्म हो रहा है और रीजनेबल आवर्स के अंदर ख़त्म हो रहा है तो इट मीन्स लेंदी तो नहीं हुआ। लेंदी तो उस सूरत में होता कि बाकी टीचर पढ़ा रहे होते हफ्ते में 3 दिन 4 दिन मैं पढ़ा रहा हूँ जी, 6 दिन वो पढ़ा रहे, 2 घंटे मैं पढ़ा रहा हूँ, 4 घंटे। फिर आप बोलोगे यार ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस है। वही जो FR2 FR1 वाले टीचर टाइम दे रहे हैं, कमोबेश वही टाइम हम लोग दे रहे हैं। इसका मतलब लेंदी तो नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी नहीं आता और फिर अचानक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये चैंपियन बन जाए। वो जो गैप है ना, वो थोड़ा सा इनको ब्रिज नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि इतना इनके नज़दीक इस सब्जेक्ट की उतनी अहमियत नज़र नहीं आती। अब अगर वो ब्रिज कर दें, गैप ख़त्म कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं ले आते ही किसी जगह पे छोटा सा पार्ट कॉस्टिंग का, बेसिक चैप्टर, 5 चैप्टर 6 चैप्टर, तो बच्चे के पास एक बेस बन जाती। उसके बाद जब वो आता ना, अब दूसरा मसला क्या है, हमारे यहाँ कुछ है, अल्लाह माफ़ करे, वो क्या कहते हैं, बेसिक पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे, बेसिक में रखा क्या है, क्या करें जी, आए चलते डायरेक्ट एडवांस पढ़ते हैं। मतलब अभी आपने CA करा नहीं, अभी आप कैफ लेवल पे खड़े हुए हैं ना, आपको ICAP पागल है जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है 4 साल की। जब 4 साल की आपको ट्रेनिंग देगा, यहाँ कई एग्ज़ाम लेगा, उसके बाद आप इस पोजीशन में आएंगे कि किसी इदारे में बैठे और वहाँ बैठकर बड़े बड़े डिसीजंस लें। आपसे एक्सपेक्ट किया जाए छोड़ यार पेपर शेपर, क्या रखा है पेपर में, छोड़ भाई ट्रेनिंग, अब डायरेक्ट बैठ यार, बैठ सकते हैं? नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा इशू आ जाता है, क्या हम थोड़ी बेसिक्स है ना उसको छोड़ दिया, भाई यार आएगा ना, इसी में कवर कर लेंगे। अब स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, आपने सारा बर्डन उस पर डाल दिया, मैं तू तो गया गुजरा है, तू तो जो बेकार आदमी है, इलाज करा, समझ रहे मेरे जज्बात। उससे क्या हो रहा है, बच्चा डीमोटिवेट हो रहा है, फिर वो याद कर रहा है, प्रेशर ले रहा है। और वो आप देखें ना, पोस्टिंग के बारे में परसेप्शन सबकी यही चल रही है कि यार कॉस्टिंग बड़ा मुश्किल। तो 2 रीज़न मैं बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सिस्टम से चलो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। देखो एक बात समझो, आपने लेट्स से लेवल 5 की चीज़ पढ़नी है तो 1 से होते हुए जाओ ना, 1 then 2 then 3 then 4 then 5। आप डायरेक्ट बोलो 5 पढ़ लो, फिर हम 1 बाद में पढ़ लेंगे, तो फिर 1 क्यों पढ़ा रहे हो जब 5 पढ़ लिया? ख़त्म करो फिर। तो मेरा ये है कि हम थोड़ा बहुत बेसिक्स को लेके चलेंगे, बताऊंगा मेरी क्या स्ट्रैटेजी, उसको सुकून से करें यार। सिलेबस विद इन टाइम होगा। मैं एक लफ्ज़ यूज़ करता हूँ अपने लिए, यानी जब भी मैं पढ़ाता हूँ, मैं ICAP KNS में जब भी कहीं पे भी, तो मैं हमेशा एक लफ्ज़ बोलता हूँ, यानी पढ़ाता था, बड़ा मशहूर हो गया था, दैट वाज चिल्ला। कि यार वो इस दफ़ा सब पूछ रहे थे सर चिल्ला लग रहा है, नहीं लग रहा। चिल्ला कहते 40 दिन को, ये तबलीगी जमात वाले यूज़ करते, मैं अपने इधर ले आया, चिल्ला लगेगा जी, यानी इंशाल्लाह पेपर से 40 दिन पहले पेपर हम सिलेबस ख़त्म। अब भी बोल रहा हूँ मैं इंशाल्लाह, चिल्ला नहीं तो मंथ तो मिनिमम है। समझ आई बात? तो सब कुछ पढ़ना है, ये जितना सिलेबस आपको नज़र आ रहा है ये सब पढ़ना है ना यार, तो सिस्टम से पढ़ लो। थोड़ा सा टाइम दो बेसिक्स को, थोड़ा सा टाइम देंगे बेसिक्स को, फ़ायदा होगा। इज़ दैट क्लियर? खैर, ये लेबर कॉस्टिंग बड़े काम की चीज़ है, इसको पढ़ना है, बताऊंगा कैसे पढ़ेंगे, किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। अच्छा, थोड़ा सा लेवल पे बात करते हैं। एक होता है प्रोफिशिएंसी लेवल, ये देखो आपको नज़र आ रहा होगा, आई होप ये रहा, नज़र आ रहा है, बोलो। प्रोफिशिएंसी लेवल है और एक है टेस्टिंग लेवल। इस पर छोटी सी बात कर लेते हैं। प्रोफिशिएंसी लेवल का मतलब क्या है? प्रोफिशिएंसी लेवल है P1 P2 P3। P1 का मतलब है बिल्कुल बेसिक से सवाल। मैं एक बात बताता हूं आपको, डू यू नो ABC? यस डू यू नो ABC? यस नहीं, मैं आपको देता हूं नया एंगल ABC का। नंबर 1,
पहला फेज है नॉलेज, अवेयरनेस, कि नॉलेज होनी चाहिए। ये हमारा पहला फेज है। यूट्यूब सुन लिया, कोई बुक पढ़ ली, नॉलेज आ गई। कॉस्टिंग क्या है, फलाना क्या है, लेबर किसे कहते हैं, लेबर आवर्स किसे, एफिशिएंसी किसे कहते हैं, मटेरियल लॉसेस क्या होते हैं, सीवीपी क्या है, ब्रेक इवन क्या है, लिमिटिंग फैक्टर क्या है, बॉटलनेक क्या है, दैट इज कॉल्ड नॉलेज। नॉलेज से नहीं निकलेगा पेपर। सेकेंड फेज इज बिलीव। बिलीव कैसे आएगा? जो सुना है उसको प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, छोटे छोटे सवालात। यानी इधर देखें, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, हाँ आपने कहा पता है मुझे, पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये कि उसको ये लगता है सब पता है उससे, तो ये पकड़ो जरा सॉल्व करना। ये क्या है सर जो तुमने अभी कहा था पता है? जस्ट अप्लाई योरसेल्फ। अब आप जब सवाल करोगे ना, फिर आपको समझ आएगा इसको, अच्छा ये कहना चाह रहे हैं आप, इसको ऐसे यूज करेंगे। दैट इज कॉल्ड बिलीव, दैट इज कॉल्ड बिलीव। फिर अगली एक और चीज है, वो क्या है? फिर आप उन्हीं छोटे छोटे सवालों से हम निकलेंगे आई कैप या आई कैप जैसे सवालात की तरफ, जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड सवाल क्या होता है? उसने 2-3 चैप्टर मिला दिए, कॉन्सेप्ट्स को बड़ा डिटेल में जाके डिस्कस। जब उन सवालात को आप प्रैक्टिस करके फारिग करोगे, उससे आएगी कन्विक्शन। और जब आप में कन्विक्शन होगी, कन्विक्शन के लिए मैं एक ही लफ्ज बोलूंगा, कह दिया तो कह दिया, ये प्लस होगा तो होगा, शायद मैं नहीं हो सकता, खत्म बात। इफ यू हैव कन्विक्शन तो एग्जाम में आप पेपर आई कैप के लेवल का निकाल सकते हैं। खाली नॉलेज से पेपर नहीं निकलता, खाली बिलीव से पेपर नहीं निकलता। पेपर निकलेगा किससे? कन्विक्शन से। और कन्विक्शन किससे आएगी? अच्छे सवाल करने से। उससे पहले आपको बेसिक सवाल करने, उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, एंड दैट इज ABC। अवेयरनेस, नॉलेज, कॉन्सेप्ट्स, ये एक हल्की सी बनाइए कि थोड़ा आपके जहन में सीक्वेंस रहे। ये फर्स्ट स्टेप है। यू मस्ट नो कि कॉन्सेप्ट है क्या, लॉजिक है क्या। उसको इग्नोर करना गलत बात है। फिर अगला फेज, जरा बताएं तो, थ्योरी से नहीं होगा ये सब्जेक्ट, प्योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। एग्जाम में कितने मार्क्स आते हैं थ्योरी के? हार्डली 5%। एवरेज निकालो, कभी 8 आ जाएंगे, कभी 2 आ जाएंगे, कभी 1 भी नहीं आएगा। तो इग्नोर मारो थ्योरी को। वहाँ आते हैं, और उसमें आते हैं आपके जो आपका अपना MFA था, उसमें आते हैं। उसमें क्यों आते हैं? उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वगैरह, पहले कैफ 8 तक वहाँ आ जाते थे। क्यों? वहाँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसके ऊपर बातें करो, ये करो। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा समझ रहे हैं मेरी बात? व्हाट इज अवेयरनेस? बेसिक्स लो, कॉन्सेप्ट समझो, अंडरस्टैंड करो, लॉजिक को बिल्ड करने की कोशिश करो। वो लॉजिक सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा है, बट समझ भी तो आए रियल लाइफ में होगी कैसे। तो पहले हम छोटे छोटे सवालात कर लें, दैट इज कॉल्ड बिलीव। उससे अब बिलीव आया, अच्छा ये जो आप बोल रहे थे ये इस तरह आएगा एग्जाम में। फिर वो क्या करेगा? वो 2-3 लॉजिक को मर्ज कर देगा। मसलन एक चैप्टर है ब्रेक इवन, एक चैप्टर है लेबर कॉस्टिंग, एक चैप्टर है लर्निंग कर्व, तीनों को मिलाया एक सवाल दे दिया। यहां चाहिए कन्विक्शन। यानी आप जब इस तरह के सवालात को सॉल्व करते हैं तो ये आपकी कन्विक्शन है। तो बिलीव जो है ना, बिलीव इज P1, बिलीव इज P1 फॉर मी, बिलीव इज P1। व्हाट इज कन्विक्शन? दैट इज P2। और P3 क्या है? इस कन्विक्शन को लेके जाना जॉब पे, प्रैक्टिकल लाइफ में, और केस स्टडी निकालना। एक बंदा आता है, कहता है यार ये मेरा इदारा है, ये मसला चल रहा है, ज़रा बताएं सॉल्यूशन दें। दैट इज़ कॉल्ड थर्ड लेवल, दैट इज़ कॉल्ड P3। वो हमारे लेवल में नहीं है। हमारे पास जब भी सवाल आएगा P1 लेवल, P2 लेवल। P1 लेवल का मतलब है बेसिक से सवाल, P2 का मतलब है वो 2-3 चैप्टर को मिला के या किसी एक चैप्टर की डेप्थ में जाके जिंदगी अजाब कर देगा। वो सब सीखेंगे। कैफ 8 में क्या किया उसने, वो भी सीखेंगे। कैफ 3 में क्या किया, वो भी सीखेंगे। और उसके अलावा वो क्या कर सकता है, वो भी सीखेंगे। तो अगर आप तीनों चीज़ों पर थोड़ा फोकस करें, इंशाल्लाह
वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो अब आपके सामने कौन सा टॉपिक, सारा सिलेबस मौजूद है, मैं सिर्फ ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। व्हाट अबाउट T1, T2, T3? नज़र आ रहा होगा आपको, बोलो बेटा। T1, T2, T3, T1 मतलब हाँ मैक्सिमम 8 नंबर, T2 20 नंबर, तकरीबन मैक्सिमम 20 नंबर, और T3 25 मार्क्स। बस 25 मार्क्स। माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं आप, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन कभी कभी ICAP क्या करता है, मसलन आपको एक ग्रेड दिए, ग्रेड, और बोला ये चैप्टर जो है 20 नंबर का है, मैक्सिमम दूंगा, उसके साथ लेबर और लर्निंग कर्व को जोड़ दिया, कहा इसके तो मैंने कहा था ना 8 दूंगा, तो कितने हो गए 28, मैंने 26 का दे दिया। तो आदमी बोले यार ये तो 25 का आगे आना था, ये बात ध्यान में रहेगी। सवालात जब ये एक दो ही चैप्टर है जहाँ से वो इतने बड़े सवालात बनाता है, तो वो भी देख लेंगे। तो ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग है, लेबर है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, ये सब बेसिक है, मैं बता रहा हूँ सिलेबस में जो लिखा हुआ है। अब हमारी क्या स्ट्रेटजी, हम बाद में बात करेंगे, इस पे आते हैं। ये टारगेट कॉस्टिंग है, वेरिएंस एनालिसिस है। अब ICAP जो है ना वो बस बना देता है। ये जो पार्ट है ना, इसको ज़रा देखें आप। हाँ बेटा, नज़र आ रहा है आपको? ये आपका जो पार्ट है, ये थोड़ा सा सी पार्ट जो है आपका, थोड़ा बहुत तो नज़र आ रहा है ना, सी पार्ट बेटा। सी पार्ट जो है ना, सी पार्ट, ये जो सी पार्ट है, इस पे ज़रा देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे टेढ़ा पार्ट है। इसमें लोगों की जान जाती है। इसके ऊपर अक्सर लोग कहते हैं कि जी ये यार ये आता है तो थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाता है, जिसको हमने नाम दिया हुआ है, अगर आप गौर करो, कॉस्ट मैनेजमेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं आप? नजर आ रहा है आपको? बोलो। कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजंस, इधर इसमें पढ़ना क्या है? ओ अगर आप मुझसे पूछे तो बड़ी मजेदार चीज है, डिसीजन मेकिंग। लाइफ इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। यार एक इदारा काम करने जा रहा है, वो आपसे पूछता है यार ये बताओ, ये मेरा सिनेरियो है, आप बताएं यार मुझे ब्रेक इवन पे आने में कितना टाइम लगेगा। आप उसे ब्रेक इवन निकाल के दे रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में। सर साजिद ने बुलाया, किसी ने भी बुलाया, आपको पूछा भाई ये बताओ कि यार कितने बच्चे चाहिए होंगे CA, ACC, IC में, इसके उसके सबके मिला के इस इदारे को चलाने के लिए, बताओ जरा कितने चाहिए होंगे ब्रेक इवन पे आने के लिए। आप वो निकाल के दे रहे हैं। दैट इज द टॉपिक। इसका नाम है क्या? CVP एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ये है इस टॉपिक की थीम। ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, आप जो है वो एक फिलिप्स कंपनी है, उसने क्या किया पता है आपको? वो यहाँ प्रोडक्शन किया करते थे, फैक्ट्री थी साइड एरिया में, और बहुत लोग काम कर रहे थे और सालों से थी। अब उसको बंद करके चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान में बेच रहे हैं। इस वक्त आपको फिलिप्स की जो भी चीज़ मिलती है वो सब क्या है? इंपोर्ट हुई हुई है। वो चाइना से आती है और कहाँ से आएगी? बस क्वालिटी का ख्याल रख लेते हैं वो, उस वजह से वो चल रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इन हाउस वर्सेस आउटसोर्स। खुद बनाए बाहर से बनवाएं, या शट डाउन डिसीजंस। ये जब फैसला लिया होगा तो किसी ने तो उनको हेल्प की होगी। वो कौन होगा? मैं और आप। और कौन होगा? और कौन बताएगा उनको कि क्या करना चाहिए? इज दैट क्लियर? कंपनी को चलने दें, बंद कर दें। गुल अहमद वाले हैं, उन्होंने कहा यार हम कपड़ा बेच रहे हैं, कपड़ा क्या करें? एक ने कहा यार मैं आपको एक आइडिया दूं। क्या आइडिया का आइडिया? क्या मतलब? आइडिया लॉन्च करो, अपना ब्रांड लॉन्च करो और सूट सियो यार। क्या तुम कपड़ा बना के कपड़ा बेच देते हो? कपड़ा आपका अपना होगा, कॉस्ट आपको पता होगा कपड़े की क्या नीड है। ज़रा सा किसी को हायर करो, मिल जाएंगे। जुनेद जमशेद पे कुछ काम कर रहे होंगे, जे डॉट पे, इधर उधर खाड़ी के साथ जुड़े हुए होंगे कुछ लोग होंगे। आप वो टीम बुला लो, एक ऐड दो, आ जाएंगे लोग। बोलो तुम ऑर्गेनाइज कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। कपड़ा ये कैसे बनता है वो बता देंगे। यार ये क्या है, स्टैंडर्ड साइज होते बना देंगे सर। अपना थोड़ा सोच लेंगे, इधर उधर जाएंगे, गूगल मारेंगे, डिज़ाइन मिलेंगे, लॉन्च करेंगे, कमा सकते हैं। अरे सर बहुत अर्निंग है, और आपका तो बैकग्राउंड है, गुल अहमद एक बड़ा नाम है। जब लोग बोले आइडिया कौन? गुल अहमद वाले। लेट से एटलीस्ट ट्राई तो करेंगे। वो आज तक चल रहा है। उनको किसने बताया होगा? उनको ये डिसीजन किसने दिया होगा कि इसमें कितना फायदा होगा? कौन बताएगा? मैं और आप। और कौन बताएगा? मैं और आप ही बताएंगे ना यार। इसको हम कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, देखें इधर बताता हूँ। इसको हम कहते हैं फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस। समझ आई बात? आबाद वालों ने कहा भी कुछ साल पहले, मैं आपको सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। आबाद वालों ने कहा हुआ ये कि सरिये की प्राइस बढ़ गई भी कोई 3 ढाई 3 साल पहले ना, बहुत ख़तरनाक तरीके से, बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा जी
क्या करें, प्राइस रुक ही नहीं रही थी। अब बात समझते हैं। अब बात कहते हैं जो पाकिस्तान कराची है ना, पाकिस्तान है, इसमें जो बिल्डर है, बिल्डर उनकी एक एसोसिएशन है, तो उसको नाम रख दिया उन्होंने आबाद, ऑल बिल्डर्स एसोसिएशन करके कुछ बन जाता है, डेवलपर्स एंड एसोसिएशंस, समझ आई बात। उन्होंने कहा यार एक काम करो, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद है, सारे बड़े वही हैं, कोई नहीं खरीदेगा स्टील, कोई स्टील नहीं खरीदेगा, खत्म, गेम ओवर। जब सब डिमांड रुक जाएगी, सप्लाई अपनी जगह है, तुम ओवर स्मार्ट बन रहे हो, तुमसे कह रहे प्राइस को कंट्रोल करो, तुम लोग नहीं सुन रहे, ठीक है नहीं चाहिए जाओ। अब जब ये, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरा कंस्ट्रक्शन से ताल्लुक है, जब ये खबर आई तो क्या करें, तो वहाँ सबसे पहला काम जो की हो पोस्ट पे लोग बैठे थे, उन्होंने एक ही बात बोली, अब ये डिसाइड करो जो सरिया पड़ा है वो हमें कहाँ यूज़ करना है। ज़ाहिर पड़ा है। अब ये आबाद की जो ऑफर आई यार, ये कितने महीने चलेगी नोबडी नोस, ये किस करवट बैठेगी नोबडी नोस, लेकिन हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, फिर क्या करें। अभी मैं सिर्फ सब्जेक्ट का वो समझ रहे हो ना मेरी बात, इस सब्जेक्ट में कितना पोटेंशियल है, फिर बताता हूँ ये कहाँ हम पहले करेंगे बाद में करेंगे। ये बस अभी मैं इस पार्ट पे खड़ा हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाकी सब इसकी बेस है, बाकी सब इसकी बेस है, और ये कब करेंगे अभी बताता हूँ इंशाल्लाह। खैर सुने इधर, तो बाद वालों ने कहा यार बंद करो भाई, कोई परचेजिंग नहीं होगी, और सबने मानी। मैं जितने लोगों के साथ जुड़ा हुआ था सब एक भी नहीं खरीद रहा था, चोरी छुपे भी नहीं खरीद रहा था, लेकिन पहले से सरिया पड़ा हुआ था, बहुत सारा होता है, बना के रखते हैं बिल्डर्स। कहा अब इसका क्या करें, तो प्रायोरिटी बनाओ, प्रायोरिटीज़ बनाएं कि जो सरिया है वो कहाँ कहाँ यूज़ करना है। ये फैसला कौन करेगा, जिसको ये बेसिक्स आती होगी। किधर इसको हम कहते हैं, यहाँ देखें, इसको इसने नाम दिया स्पेशल ऑर्डर्स। कौन कौन से ऑर्डर एक्सेप्ट करें, कौन से रिजेक्ट करें। हमारे पास 10 क्लाइंट आ गए, लेकिन हमारे पास पता चल रहा है कि मटेरियल हमारे पास आना है वो शॉर्ट हो गया, लेबर शॉर्ट हो गई, लेबर स्ट्राइक पे चली गई है, अचानक क्राइसिस आ गए। यार एक बात बताओ, अब क्या करें यार, हम 10 को तो हैंडल नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ 5-6 को हैंडल कर सकते हैं, तो कौन से 6 एक्सेप्ट करें, कौन से 4 रिजेक्ट करें, ये सीखना है। घर पे बनाएं, बाहर जाके बनाएं, घर पे बनाएं, बाहर जाके बनाएं, इसको कहते हैं मेक और बाय डिसीजंस। यार तुम खुद क्यों बना रहे हो, बाहर से बनवा लो ना। इसकी कैलकुलेशन कौन देगा, ये सब्जेक्ट देगा। इस तरह से ये सारे जो डिसीजंस हैं, EOQ व्हाट डज इट मीन, जानते हो थोड़ा बहुत EOQ? नहीं ना, बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ टॉपिक का। अभी तो ये इनको पढ़ने में 2.5 महीने लगेंगे, 2-2.5 महीने। सुनो इधर, व्हाट इज EOQ? माल मंगवाना है जी, मंगवाना है। कब मंगवाना है? अक्सर मंगवाना है, पूरे साल मंगवाना है। कितना मंगवाएं, क्या सही लेवल है, जहाँ कॉस्ट कम से कम हो, जहाँ हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, ये कौन डिसाइड करेगा, मैं और आप। ये टॉपिक इंशाल्लाह इस एरिया में कवर कर रहे हैं, और इसके लेवल देखो, सारा का सारा लेवल क्या है, P2 T2। जब तो लोगों को थोड़ा टफ लगता है, और इसके मार्क्स जो है ना, नजर आ रहे होंगे आपको, कितने बताना, 30 से 40। मैं यहाँ लिख भी दूं अगर नहीं समझ आ रहा, 30 to 40 मार्क्स मैटर करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद कुछ टॉपिक और है, ये फिर समरी हो गई। अब मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, हम इस तरह चलेंगे, ये याद रखिएगा, हम इस तरह चलेंगे। ज़रा देखिएगा बेटा, नज़र आ रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, ये पेज मिल गया आपको, मिल गया ना, बस सही है। अब आप देखिए हमारा पहला टॉपिक कौन सा है, पहला टॉपिक फर्स्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। क्योंकि यार मैंने ना ऊपर वाले जो इधर देखे, ये आपको लगेगा फर्स्ट है तो ऊपर लिखते ना आप, वो मैंने पूरे सिलेबस को कवर करना है ना, कि आप देख सके ये कहाँ है। तो ICAP ने अपने तरीके से डिज़ाइन कराया, मैं अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से उसको अलाइन करूँगा, मैं उसके हिसाब से तो नहीं चलूँगा। उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या वेरिएंस एनालिसिस, वो आखिर में पढ़ने वाली चीज़ है, आपने उसको ऊपर डाल दिया, उनकी मर्जी है, क्यों डाला मुझे नहीं पता। हमें अपना एक सीक्वेंस बनाना होता है जिसमें एक फ्लो बने। यानी जब आपको मैं पहला चैप्टर पढ़ाऊँ और दूसरे में जाऊँ, आप बोलो अच्छा इसलिए पढ़ाया था आपने पहला, जब मैं तीसरे में जाऊँ तो आप बोलो अच्छा इसलिए आपने पहले 2 पढ़ाए थे। ये फील आना चाहिए, समझ आ गई बात। चलो खैर, तो मैं पहले ये फर्स्ट जो C पार्ट है, जो मैंने अभी जिसके बारे में डिस्कस किया, जो 30 से 40 नंबर का है, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर, समझ आई बात। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे इंशाल्लाह, फिर हम करेंगे लेबर कॉस्टिंग। नजर आया, लेबर कॉस्टिंग। अभी मैंने आपको बताया था लेबर कॉस्टिंग से शुरुआत हो सकती है, वहां से लूंगा, लेकिन 2 पार्ट में। एक
बताऊंगा अभी मैं बेसिक्स कराऊंगा, उसमें थोड़ी लेबर कॉस्टिंग कवर करूंगा, ओवरव्यू, फिर उसको अप्लाई करेंगे पहले चैप्टर से, फिर बीच में लाऊंगा, इस तरह मिक्स करके चलेंगे। फिर उसके बाद हम थर्ड पे क्या करेंगे, टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग हमारा जो छोटा सा टॉपिक है, ये प्रोसेस, टारगेट और वेरिएंस, इनसे 20 से 30 नंबर आएंगे एग्जाम में, 20 से 30, और कैसे आए हुए नहीं आए हुए ये सब अब आपने देखना है। उसके बाद फिर फोर्थ पे जो है ना मैंने रखा है ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो 35 से 45 है, ये बेसिक्स है। ये यूँ समझो थोड़ा बोरिंग भी लगता है कुछ लोगों को, इसको थोड़ा आगे ले गए ताकि मज़ा, शुरू में मज़ा आए, शुरू में टफ चीज़ें हम कर लें। फिर फिफ्थ पे हम करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग, ये चीज़। फिर सिक्स्थ पे हम करेंगे वेरिएंस एनालिसिस, और फिर सेवंथ पे हम लास्ट करेंगे इन्वेंटरी वैल्यूएशन एंड मेजरमेंट। ये क्योंकि आप इतनी दफ़ा पढ़ चुके होते हो तो मैं बीच में थोड़ा थोड़ा पढ़ा दूंगा, लेकिन फिर इसको आखिर में कराऊंगा। ये क्या है, फीफो, लीफो, वैम, और वो जो आपने पढ़ा होगा एनआरवी वर्सेस, ये इसके ऊपर खेल है। ये इतना आप पढ़ चुके हो, FR1 FR2 में पढ़ते रहते हो, तो इसको शुरू में पढ़ाना मुझे बड़ा बोरिंग। कुछ लोग इसको स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं क्योंकि उनका बैकग्राउंड वो FR वगैरह पढ़ा रहे होते, तो वो कहते हैं अच्छा है जो मेरी सब्जेक्ट है वही स्टार्ट हो जाए। ये हमारा सीक्वेंस है बेटा, ये ज़रा देखें आप, ये जो है ना ये एक पार्ट है, और ये जो है ना ये दूसरा पार्ट है। ये दो पार्ट नज़र आ रहे हैं, बोलो बेटा। ये जो है ना ये सारा फ्यूचर रिलेटेड है, यूं समझो। इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर, इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर, ठीक है बेटा, इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर। और ये जो है ना ये ज़्यादातर आपको चीज़ें हैं पास्ट से रिलेटेड, तो मैंने इसको इस तरह से अपने सिलेबस को डिफाइन किया है। हम शुरू में टफ चीज़ें करेंगे, एम आई राइट? ठीक है। अब मुझे एक बात तो बताओ यार ज़रा प्लीज़, सब लोग बोलूँ, है भाई, इजाज़त है? ये टॉपिक बड़े ख़तरनाक है, मैंने कहा आपसे। CVP, लेबर कॉस्टिंग, लर्निंग कर्व, रेलिवेंट कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, टारगेट कॉस्टिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना बताऊँ आपको, एक ये है जो थोड़े टफ़ है, ये बहुत टफ़ है, मज़ेदार है, ये आपका एक टफ़ पार्ट है। इसके बाद आपका ये पार्ट लोगों को थोड़ा सा टफ़ लगता है। ये 4 एरियाज, इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्यों नहीं पढ़ा देते आप? PRC में पढ़ा था इन्वेंट्रीज। अब बिल्कुल बेसिक है, वो फॉर्मूले हैं बस। वो यो क्यों निकालो, 2 × D × C डिवाइडेड CC है, फिर उसके अंदर जो वो ज़िंदगी अजाब करेगा उसका क्या है? FR1 की सोची के एडजस्टमेंट्स में भी तो आएगा थोड़ा बहुत ना। हाँ, इन्वेंटरी मैनेजमेंट ना, उसमें आपने सेफ्टी स्टॉक पढ़ा था? नहीं पढ़ा होगा। RO लेवल्स क्या होते हैं, EOQ के अंदर वर्क बैक क्या होता है, ये ज़ाहिर है हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे इंशाल्लाह, सही है, लेकिन आपने पढ़ा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, मेरा छोटा सा सवाल है, और वो ये है कि यार इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा के ख़त्म कर दें, इस टॉपिक को पढ़ा सकते हैं? पढ़ लोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये सारा सब्जेक्ट? उस अकाउंटिंग का क्या होगा सोचा है आपने? लाशें है ना, लाशें बिखरी हुई होंगी अगर ये सब भी। अबे भाई ये खाली कॉस्टिंग अकेले पढ़ रहे तो आप सुन के आए दुनिया से कि यार ये अजाब है। समझ आई बात? क्यों इसको अलग रखते हैं? उसकी वजह है, इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं, बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स हैं। उस कॉन्सेप्ट को मैं कवर करूंगा, याद रखें, उस कॉन्सेप्ट को मैं कवर करूंगा कॉस्टिंग फंडामेंटल्स में। ठीक, अब आप समझे इस बात को। कॉस्टिंग फंडामेंटल्स में हम क्या कवर करेंगे? बेसिक्स। सर बहुत टाइम लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये बोरिंग होगी? बहुत मज़ेदार है। पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल ऐसे करेंगे। देखो मैं आपको बताऊं, पेपर कॉस्टिंग का किससे निकलेगा? मेरे नज़दीक मेरी अपनी एक स्ट्रैटेजी है, सबकी अपनी अपनी होती है। मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, वो क्या है, मैं जिसको बिलीव करता हूँ, और से सुनो शाबाश। पेपर निकालने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, उसके बाद मैं आपकी कोई थोड़ी सी बेस बनाऊँ, और जो थोड़ा टेढ़ा सवाल है पहले आपको दूँ, ज़रा ट्राई करना। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि फिज़िकल क्लासेस का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, तो इंट्रैक्शन नहीं हो पाता। अब मैं अगर बोल भी दूँ सामने ऑनलाइन में बैठे हुए लोग, तो यार वो मेरी बात सुन रहे नहीं सुन रहे, उनको नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, वो कर रहे नहीं कर रहे, या घर पे बैठे हुए वो पता चला क्रिकेट मैच देख रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और मुझे लग रहा है वो सवाल सॉल्व कर रहे हैं, मैं यहाँ टाइम किल कर रहा हूँ। यहाँ बैठे होते, मैं ICMA में पढ़ाता हूँ, रोज़ कम से कम 1 वरना 2 सवाल ये आया, ट्राई करो, 5 मिनट है आपके पास। वहाँ पॉलिसी मैंने क्या बनाई हुई है, मैं बोर्ड भर रहा हूँ जी सर, कॉपी नहीं करेंगे,
सारे पेन रख दो, कॉपी नहीं करेंगे। अच्छा सर, हो गया, समझ आ गया लॉजिक? हाँ, अभी भी कॉपी नहीं करेंगे, तस्वीर खींचें इसकी। इसी के जैसा अगला सवाल है, वो क्लास में करो। कोई ऐसा सवाल आ गया जो थोड़ा ट्रिकी है, ज़रा ट्राई तो करना क्या कह रहा है। अब 5 मिनट तक लगे, तफरी चल रही है, बेटा जिसने सॉल्व किया ना उसको चॉकलेट दूंगा। अब सारे एक आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर, चौथा आंसर, पांचवा आंसर, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बंद करो, अब देखो बोर्ड पे। अरे सर, मैं यहाँ तक तो पहुँच गया था। तो मैं यही तो चाह रहा हूँ यार, तुम अपनी कॉमन सेंस यूज करो। कॉमन सेंस अगर एक दफ़ा तुमने सब्जेक्ट में यूज करना शुरू कर दी कि ये ऐसे आना चाहिए, 2-3 गलत जवाब होंगे, एक जवाब सही आना शुरू हुआ ना, खुद ब खुद आप जो है ना ट्रैक पे आ जाओगे। तो मेरे नज़दीक अगर आप क्लास में बैठ के दिन में एक सवाल थोड़ा अजीब सा, टेढ़ा, जो अनयूजुअल सा हो, उसकी बेस बनी हुई हो बट पता ना हो, ज़रा करना। आपने 10-5 मिनट लगाए, फिर मैंने बोर्ड पे किया, और ये करना था, इसमें ये पॉइंट मिस हो गया मुझसे। अच्छा ठीक। और एक आध सवाल अगर आप फ्रॉम स्क्रैच घर पे कर लें, मसलन कैफ 8 कैफ 3 के सवाल आते, मैं कह रहा हूँ 10 सवाल हैं, हमने करा के 7-8 क्लास में और असाइनमेंट में कवर कर लिए, अब रह गए 1-2 सवाल, वो आप करो ना यार, 0 से करो, टाइम देख के करो, सिनेरियो पढ़ो। प्रॉब्लम बताइए क्या है, 4 महीने तक मैं सुन चल रहा हूँ, 4 महीने के बाद जब पेपर दे रहा हूँ तो फिर बताए एग्जाम के दिनों में क्या बोल रहा हूँ, सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है करना क्या है। तो तू ये काम 4 महीने में करना यार, कैसे नहीं आएगा, एकदम थोड़ी आ जाएगा। अब 4 महीने आप सारे बोर्ड में देखता रहो, बस मेरा ध्यान किस पे हो, बोर्ड देखने पर हो, उस पर गड़बड़ हो जाती है। आई होप मेरी बात समझ रहे। कॉस्टिंग फंडामेंटल्स, व्हाट इज दिस, बेसिक्स। कितना टाइम लगेगा, बहुत कम, लेकिन बहुत ही अहम। ये 2 छोटे छोटे हैंडआउट मैंने बनाए हैं, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम कवर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट इज कॉस्टिंग, हाउ टू कॉस्ट। सिर्फ कॉमन सेंस से स्टार्ट करेंगे, कॉमन सेंस से। यार ये सिनेरियो ज़रा बताना, इसमें कॉस्टिंग कैसे निकलेगी, कॉस्ट निकालते हुए जाएंगे, बिल्कुल कोई टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, उसी में फिर आती जाएंगी टर्म्स, व्हाट इज डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, व्हाट इज वेरिएबल, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल, हाउ टू यूज हाई लो, व्हाट इज प्रोडक्ट कॉस्ट, व्हाट इज पीरियड कॉस्ट, व्हाट इज रेलेवेंट कॉस्ट, व्हाट इज इररेलेवेंट कॉस्ट, like this, इस तरह से। What is inflation? How to deal inflation? How to adjust inflation? What are the losses? How to deal losses? समझ आ गई बात? How to deal alignments? कॉस्टिंग में ना 3 चीजें जिसको आ गई उसे कॉस्टिंग आ गई। जानते हो क्या? नंबर 1, सच बता रहा हूं, याद रखना। नंबर वन, हाउ टू डील इन्फ्लेशन। नंबर 1, ये आपको आना। इन्फ्लेशन समझते हो, है ना, सभी जानते हैं। हम क्या सीखें, इसको कॉस्टिंग में कैसे डील करना है। इधर 3 फेज याद है, मुझे पता है इन्फ्लेशन, सारे को, सबको पता है इन्फ्लेशन, बच्चे को भी पता है। दूसरा फेज क्या है, थोड़ी बहुत समझ गए ना, बिलीव बढ़ाना, वो आएगा छोटे छोटे सवालों से। फिर मज़ा कब आएगा, जब ये इन्फ्लेशन आए और वो कई चीज़ों के साथ जुड़े और वो राइटली अप्लाई हो रहा हो कॉम्प्लिकेटेड एरियाज के अंदर, और वहाँ इन्फ्लेशन को डील करना। आई कैप इन्फ्लेशन पे इतने सवाल बनाता है कि आई कैप का कोई पेपर ऐसा नहीं है जिसमें इन्फ्लेशन ना हो। और मुझे इन्फ्लेशन से डर लगता है। क्यों लग रहा है? एक दिन में डर ख़त्म करूँगा, एक दिन, सिंगल डे, फारिग। किन बातों का ख्याल रखना है, किस जगह पे इन्फ्लेशन को कैसे डील करना है, बेसिक्स क्लियर करो यार। अब तुम यहां से लेके CFAP तक चले जाओ, अगर इसको कोई बदल देना तो मुझे बदल देना, ये बता रहा हूं मैं आपको, गारंटी दे रहा हूं। ये हम कहां कवर करेंगे, कॉस्टिंग फंडामेंटल्स में। दूसरा, हाउ टू डील लॉसेस। हाउ टू डील लॉसेस, व्हाट आर द लॉसेस, ये क्या है, अवेयरनेस। डू यू नो लॉसेस? ओहो, क्या बात कर दी आपने। मैंने कहा ना, पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर बंदे को लगता है मुझे सब कुछ आता है।
लेकिन असल में उसे कुछ भी नहीं आता है। वो उसने मोटी मोटी बातें सुन ली होती है और वो फिर खड़े होकर फतवा दे रहा होता है। आपने देखा है दीन के अंदर भी ये चल रहा है। ओ भाई थोड़ा आगे बढ़ो। फिर क्या करना है, लॉसेस के छोटे छोटे सवालात, लॉसेस की टाइप्स, व्हाट इज इनपुट बेस्ड, व्हाट इज आउटपुट बेस्ड, इनपुट बेस्ड को कैसे अप्लाई करते हैं, इनपुट बेस्ड को कैसे बैकवर्ड करते हैं, आउटपुट बेस्ड कैसे अप्लाई करना है, कैसे बैकवर्ड करना है। अब ये लो सवाल अप्लाई करना, सर ये यहाँ ऐसे लगेगा ऐसे लगेगा, सर ये लिखा हुआ तो नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा, ये इनपुट है आउटपुट है, इस तरह की बातें ये कौन कराएगा, मैं कराऊंगा और पहले ही हैंड आउट में कराऊंगा। ये सीखो, फिर जाओ पहले चैप्टर पे, उसके बाद वो जो बोले धड़ाधड़ को सॉल्व। सर इसको सीखने में कितनी देर लगेगी, इधर 1 दिन। कोशिश करो चीज़ों को बिखेरो नहीं। ये इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन में बेटा यही 4-5-6 बातें हैं। अब उसके बाद ले आओ जाके CFAP का सवाल ले आओ। सर एक सवाल आया हो 40 नंबर का CFAP में, ले आओ। अगर इन्फ्लेशन को ऐसे डील ना किया ना, उस सवाल को करके दिखा दो, वो भी ऐसे ही करेगा, आप भी ऐसे ही करेंगे। बेसिक नहीं बदलती, समझ आई बात। आप जब छोटे थे तब भी रोटी ही खाते थे भूख लगने पर, आज भी वही खा रहे हैं और 10 साल बाद भी वही खाएंगे। उसके नाम बदल दे, पिज्ज़ा है जो भी कर दे, उसको कुछ भी नाम दे दे, राइस, बट मील चाहिए नहीं यार। इज दैट क्लियर? तो वही जो बेसिक्स होती है वो रहती है। दैट बेसिक्स को मैंने नाम दिया कॉस्टिंग फंडामेंटल्स। चंद दिन लगेंगे लेकिन क्या सीखेंगे, आउटस्टैंडिंग। इसमें एक और मसला आता है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत बड़ा मसला आता है अक्सर लोगों को, लेकिन ये चीज़ आप एक दिन में नहीं सीख सकते, लेकिन ये मज़ेदार भी है। अलाइनमेंट गाड़ी की नहीं होती, 4 टायर की, सही। इधर एग्जाम्पल दूँ, रोटी बनते हुए देखी है, तंदूर पे चले जाओ कभी, चपाती बन रही है, किससे बनती है, आटे से। आटा आ रहा है केजी में, रोटी बिक रही है यूनिट में, लेबर को दे रहे हैं दिन के पैसे, ठीक। कॉस्टिंग करनी है, एक रोटी बनती है और 1 घंटे में जो है ना वो लेट से एक रोटी बना रहा है 20 सेकंड में। अब ये सब उलझने हैं, 20 सेकंड, लेबर का रेट दिन में, आटे की प्राइस केजी में, रोटी बिक रही है पर यूनिट। अब आपने कॉस्टिंग करनी है तो इसको अलाइन करना है ना, क्या मुश्किल है। बट ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आएगा। कॉस्टिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपैरेटिवली क्यों आसान है? सारा अलाइंड है, डाटा बना हुआ है। या 2 मसले हैं, एक तो अलाइनमेंट का मसला है, दूसरा वहां आपको डाटा दिया होता है, यहाँ आपको कहानियां दी होती है। हाँ, सिनेरियो बना हुआ है, उस सिनेरियो को पढ़ना है, डाटा निकालना है। एक दफ़ा आपको डाटा निकालना आ गया, उसके बाद उसको फिट करना मसला नहीं है। जैसे अभी इसने कहा कि मुझे तो EOQ आता है, आने में और ICAP के सवाल को पढ़ के करने में बड़ा फर्क है। तो आपने उस कहानी को पढ़ना है, उसमें से अपने मतलब का डाटा निकालना है। आपको यही नहीं पता इधर कि इस चैप्टर में मुझे चाहिए क्या, तो आप ढूंढेंगे क्या हक। आपको हर चैप्टर के को ऐसे पढ़ना होता है, जिसको मैंने कन्विक्शन भी बोली है, वो स्पेक्टस से आती है कि यार अगर उसने मांगा EOQ, मुझे ये 3 चीज़ें चाहिए, ऐसे हाथ उठना चाहिए। आई नीड डिमांड, आई नीड दिस, आई नीड दिस। मुझे नज़र आ रहा है, हाँ ये रहा, ये अच्छा ये कर रहा है, अगर ये नहीं दे रहा तो अच्छा ऐसे निकलेगा। जिसको ये आता है उसको कॉस्टिंग आती है। अब आप कॉमन सेंस लगा नहीं रहे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। अलाइनमेंट आप विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखोगे, लेकिन मेरे जो हैंडआउट है पहला कॉस्टिंग फंडामेंटल, इसमें इसके अंदर कॉस्टिंग फंडामेंटल के अंदर, यहां पर कॉस्टिंग फंडामेंटल के अंदर, अबे क्या हो गया, ये रहा सॉरी, नजर आया आपको? ये जो एरिया है ना, इधर हम क्या सीखेंगे, मुझसे अगर कोई पूछे, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक फॉर्मेट्स, प्लस इन्फ्लेशन की डीलिंग, लॉसेस की डीलिंग, अलाइनमेंट के इश्यूज, और इन सब को मिलाएं हाउ टू कॉस्ट अ प्रोडक्ट। बिल्कुल बेसिक सा। जैसे भी मैंने एग्जांपल दी, यार एक काम करो, ये लिखो रोटी की कॉस्ट निकाल के दो। मैं पहला सवाल यहीं से कराऊंगा आपको, स्टार्ट यहीं से लेके निकालो जरा रोटी की कॉस्टिंग। आटा आ रहा है इतने किलो, भाई बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो ना, क्या जरूरत है अभी टोयोटा में चले जाओ मेरे साथ। फिर मैं टोयोटा की एग्जांपल दूंगा आपको, कंस्ट्रक्शन की एग्जांपल दूंगा, टोयोटा की दे दूंगा, होंडा की दे दूंगा, आपको गुल अहमद की दे दूंगा, जो बोलो
बेसिक्स तो वही रहेगी ना। आई होप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये मेरा छोटा सा एक प्लान है। फिर जो नीचे वाला एरिया है, ज़ाहिर है ये भी कोई बेकार तो नहीं है, ये भी काम की चीज़ है, इससे भी मार्क्स आते हैं, इनको पढ़ेंगे। लेकिन ये थोड़ा फॉर्मेट बेस्ड है। इधर अगर आपने ऊपर वाला पार्ट कर लिया ना, इसीलिए मैंने इसको स्टार्ट में रखा है। लेकिन अगर फॉरन, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर दूँ CVP, इधर ये खुदकुशी है, ये खुदकुशी। रीज़न बताऊँ क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं यार हमें डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, बेसिक बताऊंगा, ये थोड़ा बहुत जानते हैं, CA के चैंपियंस हैं और फलाना है। अबे उसको इन्फ्लेशन डील करना आता नहीं, उसको लॉसेस को तो पता नहीं, व्हाट इज इनपुट और व्हाट इज आउटपुट, व्हाट इज फॉरवर्ड, व्हाट इज बैकवर्ड, हाउ टू डील इन्फ्लेशन, वेरिएबल कॉस्ट में कैसे लगाना है, फिक्स कॉस्ट में कैसे लगाना है, वेरिएबल में कौन कौन से पार्ट आते हैं, फिक्स में कौन कौन से पार्ट आते हैं, पता है इसको? नहीं पता। फिर पता है वो क्या करेगा? जो काम के सवाल है ना, मैं लिख के दे सकता हूँ, वो फिर वो चैप्टर पढ़ाएंगे, ये सवाल बेटा ये तुमने ट्राई करना है, फिर वो वर्कशॉप होगी, उसमें वो सवाल होंगे, उसके पैसे अलग लेंगे। मैं आपको गिन के दे दूंगा, CVP के 4 सवाल है, करा के दिखा दे। क्यों? उसके अंदर इन्फ्लेशन है, उसके अंदर लॉसेस है, उसके अंदर लॉसेस का वर्क बैक है, उसके लॉसेस का फॉरवर्ड है, उसके अंदर जो है ना वॉल्यूम का चीज आ रहा है, उसके अंदर अलाइनमेंट के इश्यूज आ रहे हैं, करके दिखा। तुमने तो सारा अल्लाह माफ करे मंजन बेचना है, तो उसमें तुमने क्या ड्रामा किया हुआ है? ओ जी पहला चैप्टर, ओ जी टफ से शुरू करो, थोड़ी सी बेस बना दो ना यार। अगर मैंने आपको टूल्स की नॉलेज नहीं दी, ये पाना कौन सा, ये फलाना कौन सा, ये फलाना कौन सा है, एक दिन बुला के बताओ ना यार। अब बोलो आओ बेटा जरा आना फील्ड पे आओ, जरा देना वो चीज़। अब लोग कहाँ है, क्या होती है? ओ भाई कम से कम 3 दिन 4 दिन उसको बता यार, ये साइज़ है इसकी, ये पहचान है इसकी, ये जुगाड़ है, इसको ऐसे रखते हैं, इसको जरा 2-3 दिन तक देखो, क्योंकि जब एकदम काम शुरू होगा प्रेशर आएगा। उस टाइम मैंने मांगा फलाना पाना दो, तुमने दूसरा दिया, वही खींच के मारेगा उस्ताद। आई होप मेरी बात समझ। अब आप खड़ा कर दो इंडस्ट्री में लाके, खड़ा कर दो सवालात पे, छोटे छोटे सवाल करा दो, उसके बाद बोले बड़े सवाल एंड में करेंगे इंशाल्लाह। वो एंड आता ही नहीं है, वो एंड आता वर्कशॉप में। और फिर वर्कशॉप होती है, उसमें वो 3-4 सवाल करा के चैंपियंस, उसके अलग चार्जेस। तो यार जब वो चीज़ नहीं हो सकती तो क्यों झूठ बोल रहे हो? सीधी सी बात है, चंद बेसिक्स हैं, मुश्किल से 4 दिन 5 दिन, तो यार मौत आ जाएगी अगर 4-5 दिन ये बेसिक्स कर लेंगे। मतलब कहीं शादी, इनकी शादी नहीं होगी अगर इन्होंने 2 हफ्ते में CVP नहीं किया। क्या है मैंने क्या कहा, दोबारा बता रहा हूँ, हमारा कोर्स इंशाल्लाह चिल्ला लगेगा, मतलब 40 दिन पहले। पेपर किस दिन है अंदाजन? 1 मार्च। हम इंशाल्लाह जैन नहीं होने देंगे, को फेब नहीं होने देंगे, हम जैन 25, 26, 28 को वाइंड अप करेंगे। लास्ट टाइम भी किया, अल्लाह का शुक्र है। लास्ट टाइम मैंने चिल्ला लगाया है और रिवीजन भी कराया है, कम से कम 2 चैप्टर, जिसने जो बोला करा दिया। मैंने जो रिवीजन कराया, CVP कराया, सर CVP करा दे, वो शुरू में किया था भूल गए। और मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट कराया, वो सर वो थोड़े ना क्लिक नहीं हो रहा सर, मैंने आ जाओ करते, मसला ही नहीं है। मैंने 2 चैप्टर रिवाइज भी कराए 2 हफ्ते तक। इज दैट क्लियर? क्या है, अच्छा बेस बन जाएगी। वो कब कराए? वो जो महीना होता है ना उसमें। मैंने कहा ये अभी नहीं करो, अभी मैं सेशन ऑफ कर रहा हूँ, टेक अ वीक, थोड़ा और समझो, प्रैक्टिस कर लो। इस दिन हमारी 2 क्लासें हैं इस टॉपिक की। पहले 1 हफ्ते में 1 चैप्टर को रिवाइज किया, फिर दूसरे में कोई वर्कशॉप नहीं ली, कुछ नहीं, कोई मॉनिटरी नहीं चाहिए भाई। जो तुम्हें मसला लग रहा है डिस्कस कर लो, पूछ लो, आ जाओ। मेरा ख्याल है 2 टॉपिक तो मैंने कराए थे, छोटी मोटी, मेरा ख्याल है 2 ही कराए थे। हाँ नहीं, हाँ एक में उन्होंने कहा था सर ज़रा समरी दे दें। ये वाला चैप्टर था अपना, कहाँ गया, ये वाला, इसकी छोटी सी समरी दे दें। ये इसमें ना फॉर्मूले होते हैं बहुत सारे, तो उसको ना वो सब मिक्स हो रहे हैं सर, तो मैंने एक दिन बुला के बहुत अच्छी सी समरी बना के, यही कर सकते हैं यार। आई होप मेरी बात समझ रहे हैं। आप देखते हैं पास्ट पेपर में क्या सीन है, ये हिस्ट्री है पास्ट पेपर की, ये देख लें भाई। आई होप नज़र आ रहा है भाई। अब आप देखिए 1 बाय 1 चले, चैप्टर को देख लें, उसी से देख लें। CVP तकरीबन सिवाय इन 2 के, और मार्क्स 6, 8, 7, 8, 10, 7, एवरेज 8 हो गए मिनिमम। एक दफ़ा 16, एक दफ़ा 16 नंबर का भी आया है, और अभी आया है 16 नंबर का। लेकिन मेरे हिसाब से, अच्छा मैं बताऊँ आपको क्या हुआ इधर, ये जो चैप्टर है CVP, ये स्टार्टिंग में इन्होंने
बिल्कुल समझो ऑल्टरनेट दिया इन्होंने, एक दिया एक नहीं दिया, एक दिया एक नहीं दिया। उसके बाद लास्ट 3 अटेम्प्ट से लगातार आया है। इधर देखो, लेबर कॉस्टिंग एंड लर्निंग कर्व, अल्लाह अकबर, कोई अटेम्प्ट नहीं है जहां पर इससे एक सवाल ना बनाओ, हर अटेम्प्ट में। अब आप मार्क्स देखना, मार्क्स प्लीज 8 8 8 7। इधर मैं कब पढ़ा रहा हूँ ये जरा देखना, लेबर कॉस्टिंग नजर आया, ये रहा थर्ड एंड फोर्थ सही। अब कोई बोले यार लेबर कॉस्टिंग में रखा क्या? अबे भाई तुझे क्या परेशानी है? लेबर कॉस्टिंग से 8 8 7 मतलब 8 नंबर का एवरेज, 2 हर अटेम्प्ट में सवाल आ रहे हैं, मजाक है क्या? तो 2 काम हो गए ना लेबर कॉस्टिंग से। नंबर 1 हमारी बेस बनेगी, नंबर 2 प्रॉपर सवाल आता है। कैफ 8 में एक सवाल अवेलेबल नहीं है लेबर कॉस्टिंग का, या तो कैफ 3 से निकालूंगा या फिर मैं जाऊंगा पीछे मॉड्यूल डी में, वहां से निकाल के कराता हूं। यही ऑप्शन है, मिलेगा वहां से करा देंगे इंशाल्लाह। लर्निंग कर्व सीए फाइनल के सवाल कराता हूँ। ये वाला जो टॉपिक है लर्निंग कर्व, ये 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा। लर्निंग कर्व सीए फाइनल के सवाल कराऊंगा अक्सर, मतलब अगर 10 सवाल कराऊंगा उसमें मरे से मरे 4 या 5 सीए फाइनल के सवाल हैं, 3-4 अपने कैफ 8 के सवाल हैं, 1-2 कैफ 3 के, सब करा दूंगा। है ही 8-10, करो सारे। इज दैट क्लियर? उसके बाद फिर मजीद प्रैक्टिस करनी है भाई। इधर अगर जो मैं हैंड आउट आपको दे रहा हूँ इसको तमीज़ से कर लो ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ। यहाँ से बहुत सारी पोजीशन आई अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे पूछे यार तुमने कुछ नया किया? कहते सर आपका हैंड आउट से बचे तो कुछ करें ना यार, इतने सारे पास पेपर हैं, आपके अपने सवाल हैं, उन्हीं को हमने 3-4 दफ़ा किए। एक दफ़ा आपके साथ किया, एक दफ़ा घर जाके कर लिए, एक दफ़ा मिड टर्म हो रहा था उससे पहले कर लिया, एक दफ़ा फाइनल से पहले कर लिया, फिर वो 1 महीने का गैप आया उसमें कर लिया, 1 दिन 2 दिन का गैप आया, उसी को देखते रहते गए, अप्लाई कर दिया। मुझे तो आज तक किसी ने नहीं कहा मैंने तो फलाना बुक रेफ़र करी थी, आज तक नहीं बोला। बिलाल है और पता नहीं और शायान था और इस तरह के कई नाम हैं। खैर, रेलेवेंट कॉस्टिंग जिसके बारे में भी बात कर रहा हूँ, यहाँ देखें इधर प्लीज़, हर अटेम्प्ट में सवाल और मार्किंग देखें। 18 नंबर है ना, एक दफ़ा आया, एक दफ़ा 15, 14, ये तो मिनिमम है, कभी 10, मतलब मिनिमम 8 और मैक्सिमम ये 20 तक जाएगा। ये 82 हो गया ना आपका, क्या ख्याल है? क्या वो कुछ पूछना चाह रहे हैं? 10+10 क्या हो? अच्छा हाँ, ये 20 है, सॉरी, हाँ वही बोलूँ कि यार 1-2 दफ़ा बड़ा सवाल भी आया। 10+10 2 सवाल आए 10-10 नंबर के यार, 20 18 20 18 20, इससे आता है बड़ा सवाल। एक आध अड़े में तो कुछ ज़्यादा ही आ गया था, पागल बना दिया था इसने, दिमाग ख़राब। टारगेट कॉस्टिंग बहुत कम आया भाई, एक आया इधर और एक इधर, बहुत कम आता है क्योंकि टॉपिक बहुत हल्का है, बहुत ही हल्का है। जब डिसीजन मेकिंग ख़त्म करेंगे ना तो एक दिन में शायद टारगेट कॉस्टिंग करा दूँ, एक दिन में फारिग। क्यों? क्योंकि बेस इतनी बन गई होगी कि आपको एक दिन लगेगा टारगेट कॉस्टिंग कराना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जिसके बारे में भी यहाँ बात हो रही थी, EOQ वगैरह, ये रहा जो हम 8वें नंबर पे करेंगे इंशाल्लाह। इसके सवालात की ज़रा हालत देखो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिवाय एक अटेम्प्ट के, देख रहे हो तकरीबन क्या सब में ही है, ये सारे नंबर्स मैंने निकाले ढूंढ ढांड के, हर अटेम्प्ट में आया है। और मार्क्स तो देखो 16 14 13 18 8। अब अगर इस टॉपिक को आपने हल्का छोड़ा तो आपको ये हल्का छोड़ेगा। अब हम इसको कब कर रहे हैं? हाँ 18 20 16 ये आएगा, अभी लास्ट अटेम्प्ट में भी अच्छा आया है। ये हम कब कर रहे हैं? स्टार्टिंग में। ये रहा लेबर कॉस्टिंग, लर्निंग कर्व, रेलेवेंट कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, टारगेट। मैंने ना इसको इस तरह से डिज़ाइन किया, देखो बात सुनो। CVP कराऊंगा, एक हैवी है, पहले बेसिक्स, फिर CVP, फिर थोड़ी सी बेसिक टॉपिक लेबर और लर्निंग कर्व, फिर दोबारा हैवी। कौन से हैवी? रेलेवेंट कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, फिर एक छोटा सा हल्का सा टॉपिक, फिर एक हैवी टॉपिक। इसके बाद जब आप करोगे ना बाकी रिमेनिंग सिलेबस, आपको फील होगा लेवल बहुत नीचे आ गया सर। अब तो ऐसा लग रहा है यार ये तो पीस ऑफ केक है। उसमें फिर स्पीड बहुत होती है, उसमें स्पीड अच्छी होती है। इज़ दैट क्लियर? फिर आगे चलते हैं, इसमें और क्या है यार? मार्जिनल एब्जॉर्प्शन है, ये ऊपर सारी मैंने आपको दे दिया, सीक्वेंस वीक्वेंस सब दिया हुआ है। ये कब कब आए हुए हैं ये आप देख सकते हैं, मौजूद है आपके सामने। इसको मैं एक स्क्रीन पे ऐसे कर दूं कि एक उसमें नज़र आ जाए सबको। ये रहा, ये समरी है यार, मैं इसको आप देख लें, तमाम चैप्टर की समरी है। किसी भी चैप्टर को हल्का ना लें सिवाय ABC। ये जो ABC है ये बिल्कुल अभी नया सिलेबस में आया है, बहुत ही लो प्रोफाइल टॉपिक है। देखिए एक सवाल अब तक मेरा ख्याल है, मुझे तो एक ही नज़र आया, हो सकता है भी उससे कोई मिस हो गया हो, इसे मेरा ख्याल है एक ही आया हुआ है।
और ये भी इन्होंने पिछले अटेम्प्ट में कैफ 3 से अनाउंस किया हुआ है, कैफ 3 से किया हुआ है, कैफ 8 में भी कुछ भी किया था, कैफ 3 में किया था, सॉरी कैफ 3 में टोटल एक दफ़ा आया, कैफ 8 में तो था ही नहीं टॉपिक, कहीं पे भी नहीं अवेलेबल। फिर प्रोसेस एंड ज्वाइन एंड बाय है, ये अल्लाह माफ़ करे हर अटेम्प्ट में आता है। और मार्क्स देखें आप 17, 15, 16, 16, 14, 15, हार्डली एक आध दफ़ा ऐसा हुआ 8 नंबर का है छोटे एरिया में, वरना सब समझ गए ना T2 लेवल की चीज़ें। उसके बाद फिर एक और है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस, ये भी बहुत काम का है। 17, 10, 19, 8, 8, 15, एक अटेम्प्ट ऐसी है जिसमें वो नहीं दे रहा। समझ आ गई बात? तो ये सारे टॉपिक हैं, ये उनकी डिटेल है। मुझसे अगर आप पूछें सर इसमें काम के चैप्टर अगर हम बनाएं तो क्या है, मैं कहूँगा CVP है ना भाई, नज़र आ रहा है, रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग, इससे ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत यानी टफ जॉब है, मज़ेदार जॉब है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेरे नज़दीक, और ये और आपका ये मेरे नज़दीक CVP रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग, मैं इसको एक ही टॉपिक कहता हूँ यार, मैं इसको एक ही टॉपिक कहता हूँ बेटा। ये जो है ना ये एक ही टॉपिक है मेरे नज़दीक एग्जाम में। तो पहला आप कर लो, एक हो गया CVP, दूसरा हो गया रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग, इस पे बड़ा स्पेशल ध्यान देना है, प्रोसेस कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मेरे हिसाब से अगर इन 5 चैप्टर को लें, कुछ 75, 80 मार्क्स, 70 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, इस पे घूम रहे हैं। और हम इसको कैसे पढ़ रहे हैं, जो 3 बड़े टॉपिक है वो स्टार्ट में, और जो 2 बड़े टॉपिक है वो थोड़ा सा एंड में। इज दैट क्लियर? क्योंकि जो वेरिएंस एनालिसिस है वो फॉर्मूला बेस्ड है, तो उसको जितना एंड में करेंगे वो जहन में रहता है, उसको शुरू में करेंगे सारे फॉर्मूले भूल जाएंगे आप। दैट्स इट। कोई सवाल समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? बोलो भाई, डरे कुछ पूछना चाहते हैं? ये हमारी स्ट्रैटेजी होगी इंशाल्लाह। कोई इसमें आपने पॉइंट बनाना है बना लो यार, किस तरह से हम चल रहे हैं। एक दूसरा ये मैंने आपको बता दिया है कि क्या कहानी है इसके अंदर, कौन सा सवाल पहले करेंगे कौन सा बाद में, और दैट्स इट। चलो आगे। तो इस टाइम में कॉस्टिंग का पेपर मुश्किल है सुनने में। हाँ थोड़ा सा लोगों को यार देखो मैं बताऊँ आपको प्रॉब्लम बताए क्या है, हर बंदे को जो अटेम्प्ट देता है ना उसको लगता है वो पेपर मुश्किल है। तो अभी स्प्रिंग 23 जो था, नहीं स्प्रिंग 23 हाँ शायद, पता नहीं कौन सा, मेरे अटेम्प्ट जिनसे निकल रही है वो आया था, उसको तो टीचर्स मुझ समेत सब कहते हैं भाई ये पागल हो गया था। वो पेपर था जिसने ज़िंदगी अजाब कर दी थी। जब वो पेपर मैंने देखा, 2-3-4 सवाल देखे, उसमें 2-3 सवाल तो मुझे लगा कि यार हल्के, और मैंने कहा भाई क्या कर रहा है यार ये किधर से लाके पटाख रहा है। ये कुछ ना लॉजिकल बनाना, डेप्थ में जाना, वो एक ही अटेम्प्ट आया है। फिर यार कुछ लोग कहते हैं मेरी वो लेंदी पेपर था, कोई कहता है ज़रा टेक्निकल आया था। लेंदी ज़्यादा बोल रहे, मुश्किल कोई नहीं बोल रहा, मुश्किल उस सेंस में नहीं बोला, ज़्यादातर को ये लग रहा है कि एक आध सवाल थोड़ा टेढ़ा था, बाकी लेंदी था सर। अब यार ये हर सेमेस्टर में ही आवाज़ आती है, ओ सर पेपर लेंदी था सर, पेपर अजीब सा आ गया सर। आई होप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है, दैट्स इट। कुछ और पूछना है आपने? चलो आगे। यार मैं ज़रा इसको बुला लूँ, इससे मैंने कहा था पेज इंसर्ट कर लेंगे यार। अच्छा ये थोड़ा सा ना, भी मैं वाइट बोर्ड से मैं इधर आया हूँ तो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूँ मेरा ख्याल है। एक सेकंड, हाँ ये रहा। क्यों भैया पक गए, थकान हो गई? वीक में यार इंशाल्लाह 4 होंगी, 4 क्लासेस। शुरू में हम 3 रख लेंगे, थोड़ा रिदम बनाएंगे, अगर 3 में पॉसिबल हुआ तो 3, वरना मेरा इरादा 4 का ही। डेज मंडे टू थर्सडे बैक टू बैक, और वो फिक्स होते हैं, वो भी बस शुरू में 1 आध हफ्ता होता है, ज़रा फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ती है, फिर उसको हम फिक्स कर देंगे। 1-2 हफ्ते तो मैं 3 ही लूँगा रिलैक्स होके ना, होपफुली मंडे ट्यूसडे एंड थर्सडे ये 3 दिन लूँगा, मेरा इरादा यही है। फिर देखते हैं 2 हफ्ते के बाद रिदम बनता है तो 3 ले लें। बस एक बात का ख्याल रखें, जब आप बाहर निकलते हैं कोई बोलेगा यार ये वो, किसी पे ध्यान नहीं दे यार, पढ़ लेना, अपना सुकून से पढ़ें।
या जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं सबने सिलेबस पूरा कराना है। मैंने तो कभी नहीं देखा यार फलाना टीचर का सिलेबस रह गया। डिले हो जाता है लोगों का कि कुछ लोग मैं देखता हूँ एग्जाम से 15 दिन तक पहले भी पढ़ा रहे होते हैं, वो प्लानिंग का फॉल्ट है। लेकिन अगर मंथ बिफोर एग्जाम आपका सिलेबस ख़त्म हो रहा है तो फिर कोई चीज़ पहले पढ़ाएं या बाद में पढ़ाएं, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे लिए एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है। जैसे कुछ लोगों में देखता हूँ जो है ना बेसिक साइड पे लगाएं, बेसिक तो बेसिक होती है, पागलपन हो यार, ऐसी बातें नहीं करो यार। चीनी चाय किससे बनती है? चाय में क्या डालते हैं? पत्ती, चीनी और पानी। अब नहीं मैं तो इसको ना मट्टी के तेल से बनाऊंगा। यार क्यों ऐसी जाहिलों वाली बात कर रहे हैं? जो इंग्रेडिएंट डालने हैं, अब एक बिरयानी बनाने खड़े हो रहे हो तुम, तुम्हें यही नहीं पता उसमें इंग्रेडिएंट क्या होंगे, तो बना लोगे? सच में बताओ। मैं नहीं बना सकता। क्यों? मुझे नहीं मालूम, मैंने ज़िंदगी में कभी अंडा नहीं तला। लेकिन अगर मैं सीखना चाहूँ तो क्या सीख नहीं सकता? तो बेसिक सीखूंगा ना यार। पहले तो आप मुझे बताओ ये क्या है चिकन, ये क्या है राइस, ये कितना है ऑयल है, अच्छा। फिर ये क्या है, ये फलाना मसाला है, ये फलाना मसाला है, ये फलाना मसाला है। पूरी बाल्टी भर के डाल दूँ मसाला? नहीं ना। फिर आप उसकी क्वांटिटी सीखेंगे कि किसके साथ कितनी क्वांटिटी करनी है। फिर प्रोसेसिंग सीखेंगे, कौन सा काम पहले कौन सा बाद में, कितनी देर तक किसको करना है, कौन सी चीज़ किस शक्ल में आए। फिर जाके जब वो बेसिक बनेगी, 4-6 दफ़ा बिरयानी बनेगी और ऐसी बनेगी मेरे अलावा कोई नहीं खाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले एक खाएगा, फिर दूसरा खाएगा और फिर सारे खाएंगे। ऐसे ही सीखता आदमी। अब आप अल्लाह माफ़ करे आपको बेसिक पता नहीं, कुछ भी नहीं पता और आप जा रहे हैं कहाँ? कंपटीशन लड़ने। भाई क्या पागल वागल है क्या? तो मैंने बताया ना वो ड्रामा क्या होता है, मंजन बेचना, चूरन बेचना। यानी आपने क्या क्यों ये देखो कैसा बड़ा टॉपिक मैंने स्टार्ट लिया है। मैं भाई कर ले यार, थोड़ी बेस बना दे भाई, थोड़ी सी बेस बन जाएगी, इनका फ़ायदा हो जाएगा, वरना सारा ब्लेम तुम पे आना है। समझ में नहीं आ रहा ना तो तुम हो ही हल्के। हल्के वो नहीं है, हल्के आप हैं। आपने बेस बनाई, आपने बेसिक टर्म्स दी। जैसे मैंने आज अभी आपको बताया ये सारे टर्म्स, क्या ये आपको आती है? हाउ टू डील इन्फ्लेशन, वर्क बैक इन्फ्लेशन का क्या होता है, फॉरवर्ड इन्फ्लेशन कैसे करते हैं डील, वेरिएबल पे कैसे करेंगे, फिक्स पे कैसे करेंगे, क्या आता है नहीं आता। फिर और एग्जाम में आ गया, सवाल में आया हुआ है। सीवीपी का जो सवाल है ना, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सीवीपी ये पहला सवाल, ऑटम कैफ 8 ऑटम 17 करके दिखाओ, करके दिखाओ मुझे। बेंचमार्क क्वेश्चन है, दो स्टूडेंट को। कोई बोला ना यार मेरा तो सीवीपी हो गया, अच्छा मैं आपको 3-4 सवाल दूंगा, बोला जरा करके दिखाना। अरे ये नहीं हो रहे, ये कब होंगे पूछना ज़रा, ये बेटा वर्कशॉप में होंगे एंड में। गया। अब वर्कशॉप सारे थोड़ी लेते, सारे लोग एंड तक नहीं पढ़ते भाई। कुछ लोग बेचारे नहीं लेते वर्कशॉप, क्यों लेंगे, पागल है क्या? अब आपको लग रहा है मुझे तो ये टॉपिक आ गया, जब आप ज़ाहिर आप पता है क्या देख रहे होते, हैंड आउट मिल गया, आपने देखा यार 8-10 अटैम्प्ट कर लिए, अब ऑटम 17 कौन पढ़ेगा, क्या 3 बहुत है यार। आपने 5-6 और सवाल कर लिए, जो सवाल आपको, अब 10 सवाल होंगे ना, उसमें से 8 नॉर्मल होंगे, 2 बड़े ख़तरनाक होंगे, वो करो ना, क्योंकि आईकैप का भरोसा थोड़ी है वो इससे भी आगे एक हाथ चला जाए। तो जब ये सीवीपी कराऊंगा तो मैं आपको रेफरेंस दूंगा, ये 2-3 सवाल है ना बेटा। कभी कोई बोले ना यार मैंने सीवीपी करा बगैर बेसिक के, मैंने एक दिन भी बेसिक नहीं पढ़ी यार, वो 1 घंटे की बस मोटी मोटी बातें बना दी, ओ चैंपियन है, करके दिखाना बेटा, हो गया तो फिर बेहतरीन है। तो ये सारी चीज़ें इसका थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। डन है? अबे भाई कहाँ रह गया, क्या वो आया वो? यार वो प्रिंट आउट निकाल लिया खलील, प्रिंट आउट। अच्छा भाई चलो, और क्या करना है यार, वो ज़रा मुझे एक चीज़ आ नहीं रही इसमें, वो भी आ जाए ज़रा, मैं करवाता हूँ, देखता हूँ, मेरा ख्याल इससे नीचे। चलो यहाँ तो नहीं हो सकती ये यार, इसका वो किधर गया, यहाँ से जाना पड़ेगा। नहीं इसका पासिंग रेशियो अच्छा है बोला है यार, मुनासिब सा है, मैं बताऊँ आपको, मुनासिब नहीं, इसका मुनासिब है, इसका कभी कभी तो बहुत अच्छा भी आया है। ये मैं लिखना भूल गया पासिंग रेशियो, लेकिन मैं आपको बताऊँ 30+ रहता है, 40, 30, 38 सही है यार। पासिंग रेशियो 30+ है यार, सही है, नॉट बैड।
और इवन मैं बता रहा हूँ अभी जो अटेम्प्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये 2 साल पुरानी में नाम ईयर जहन से निकल गया है। मैं एग्जैक्टली प्रिसाइसली स्प्रिंग 23 था शायद या 24 था। 30 से कम भी गए। नहीं ना, उसका पेपर है वो भाई कैफ A3 का सबसे प्यारा पेपर है, मुझसे को बोले क्लास पेपर है। स्प्रिंग 23 है शायद या 24 है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। 40 के करीब रिजल्ट आया था, 40%। सरप्राइजिंग कि यार ये कैसे आ गया। मैं तो भाई मैंने तो कहा था ये तो नीचे इस दफ़ा 30 से नीचे जाएगा, तो 30+ है यार, इतना मसला नहीं होता। लोग ना हवा बनाते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप पहला चैप्टर जो मैंने कहा ना, इधर थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ी सी बेस बना लो, इसमें टाइम इधर उधर भागो नहीं, अपने आप को और वैसे भी इंशाल्लाह आप कहीं नहीं जाओगे। रीज़न बताऊँ क्या है, जब उसमें मज़ा आने लगेगा ना, मैंने उसको रखा ऐसा है कि उसके अंदर ना हम करेंगे कॉमन सेंसिक कैलकुलेशंस। पहले लगाएंगे फॉर्मेट को साइड पे, हटाओ फॉर्मेट। एग्जाम्पल लेट से मैंने आपको कहा ज़रा और रोटी की कॉस्ट निकालते हैं, एक काम करो ज़रा फर्नीचर की कॉस्ट निकालते हैं। हमारा पहला हैंडआउट इसके ऊपर चलेगा, साथ साथ बेसिक टर्म्स भी चलती रहेंगी, बेसिक टर्म्स भी चलती रहेंगी। आजा भाई, पता नहीं किधर मर गया है, आजा भाई, बहुत बड़ा है। तुम लोगों ने कुछ पूछना है पूछ लो जब तक यार। ये ना वो फर्स्ट टाइम अभी ज़रा सा यूज़ कर रहा हूँ, तो एक आध चीज़ मुझे इसमें मैंने भूल गया, से शुरू में बोल देता, भूल गया। बुक आपकी अपनी है या आईकैप वाली है? यार हाँ अच्छा किया बोल दिया। मैं ना बेसिकली अपना हैंडआउट देता हूँ, मेरी बात समझिएगा। और आईकैप की बुक में है क्या पता है आपको? आईकैप की जो बुक है उसमें है क्या? मॉड्यूल डी के सवाल, कैफ 8 के सवाल, दैट्स इट। ये याद रखना। शुरू में कुछ सवाल होंगे जो बेसिक बनाने के लिए होते हैं, तो मैं अपने दिन तो जो मेरे हैंडआउट पढ़ोगे ना उसमें कभी कभी तो मैं लिख भी देता हूँ स्टडी टेक्स्ट का रेफरेंस नंबर, हो जाए बात। अब आपने क्या करना है, थ्योरी जो है वो स्टडी टेक्स्ट से पढ़ लिया करो, वो अच्छी चीज़ है। क्योंकि आईकैप की हिस्ट्री है वो थ्योरी स्टडी टेक्स्ट से बाहर नहीं देता, वो वही देता है। और कभी कभी तो ऐसा लगेगा भाई तेरी तो कॉपी पेस्ट मार दिया इसने, यानी वो क्या करेगा, जो उसने हेडिंग डाली होगी ना वही थ्योरी में पूछ लेगा दिस। अब आपने छाप देना है, थोड़ा आप समझ के भी करो, लेकिन मेरा मशवरा है थ्योरी के लिए सालाना किताब पढ़ लूँ मत पढ़ना। आईकैप की हिस्ट्री बता रहा हूँ, ये जब भी थ्योरी देगा ना वो आपको स्टडी टेक्स्ट ही देगा, क्योंकि वो चाहता है आप स्टडी टेक्स्ट पढ़ो, ये वजह है। वर्ड टू वर्ड दे देगा। मैं बता रहा हूँ जो टॉपिक चले गए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, जब वो टॉपिक हुआ करते थे, भाई मैंने कहा भाई क्या कर रहा है ये, जो स्टडी टेक्स्ट में हेडिंग डली वही हेडिंग आ गई एग्जाम में, और वही आपने लाइनें लिखनी है, वही सजेस्टेड आंसर में भी लिखी हुई वही चीज़ें। तो इसका मतलब जा बेटा मेरे स्टडी टेक्स्ट पढ़, थ्योरी वहाँ से पढ़ लो मोटी मोटी, वैसे ज़रूरत नहीं है कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए, कोई अगर वीकनेस रह गई है। बट न्यूमेरिकली आपने करना क्या है, आईकैप की स्टडी टेक्स्ट में मैंने तो बहुत पढ़ी है ना, मुझे पता है। मॉड्यूल डी के सवाल है 2009 2010, वो लिखता नहीं है, मुझे पता है, मैं लिख के बता दूंगा। भाई ये 2009 का सवाल आया हुआ है, ये 2008 में आया था, ये आईकैप में 2000, मेरे पास 1981 से लेके आज तक जितने पेपर्स हैं वो सब मौजूद हैं। और मैंने 2001 से लेकर और आज तक जितने पेपर है वो सब पढ़ाए हुए हैं। रीज़न, जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था तो मैं 2001 को रेफ़र करता था, फिर वो थोड़े आउटडेटेड होते गए तो उनको हटाता गया, नए ऐड होते गए। तो मुझे पता है कि यार वो 2001 2 3 के जो सवाल होंगे ना वो देखते पहचान जाऊंगा भाई ये आया हुआ है, ये मैंने पढ़ा है। इज़ दैट क्लियर? आप मेरी बात समझ गए? तो हैंडआउट मिलेंगे, हैंडआउट में आपने क्या करना है, सारे सवाल आते हैं बस, बहुत है इंशाल्लाह। उसमें बेसिक बनेगी, पास पेपर करेंगे। अबे भाई चलो फिर नेक्स्ट क्लास कल से हम इसको टॉपिक को शुरू करते हैं। आज तो वैसे भी अब सारी स्ट्रैटेजी पे काम होगी। और कुछ कहना चाहते हो, कोई पॉइंट तो बता दो तो उस पर हम बात कर लें, वरना है भाई डन है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।